Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 11 जुलाई 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पलामू टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर माइक्रोबीड्स के बारे में आपसे पूछा गया है। माइक्रोबीड्स जो कि बहुत ही छोटी साइज़ की प्लास्टिक्स होती हैं, तो इन माइक्रोबीड्स को एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया जा रहा है। तो एनवायरनमेंट में रिलीज़ करने से क्यों एक सबसे बड़ी चिंता देखने को मिलती है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दे आर कंसिडर हार्मफुल टू मैरीन इकोसिस्टम, यानी जो ये माइक्रोबीड्स हैं ये हमारे मैरीन इकोसिस्टम के लिए, रिवर्स के लिए, बाकी वाटर बॉडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, दे आर कंसिडर टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन, इनसे बच्चों को स्किन कैंसर हो सकता है। थर्ड वाला ऑप्शन, दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरीगेटेड फील्ड्स, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि जो हमारी क्रॉप प्लांट्स जो फसलें हैं वो इसको अपने आप में एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज अ फूड एडल्ट्रेंस, अक्सर देखने को मिलता है कि जो खाने में मिलावट की जाती है वो इसी चीज़ की देखने को मिल जाती है, इसको एज अ खाने में मिलावट या फिर कह सकते हो फूड एडल्ट्रेंट्स की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, आप लोगों ने डीआरडीओ स्पाई केस के बारे में सुना होगा, मैंने अपने वीडियोस में पहले भी आपको पढ़ाया है। आज से कुछ महीने पहले मैं आपको बताऊं तो लगभग मतलब पिछले साल भी आपको पढ़ाया था और इस साल भी यहाँ पर लगभग आज से 2-3 महीने पहले मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर किया था। लेकिन वापस से बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इस डीआरडीओ स्पाई केस को लेकर। तो जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो एक साइंटिस्ट हैं वो हनी ट्रैप के अंदर में फंस गए। हनी ट्रैप क्या होता है, ये सारी बातें अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि ये हनी ट्रैप में फंसने के बाद में इन्होंने क्या किया, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है इंडिया की रिलेटेड टू डिफेंस, अग्नि मिसाइल को लेकर और भी कई सारी मिसाइल को लेकर, वो इन्फॉर्मेशन एक पाकिस्तान एजेंट को शेयर कर दिया। तो यानी कि जिससे ये बात कर रहे थे वो एक पाकिस्तानी एजेंट था, ठीक है। अब होता क्या है, वो लड़की बन के बात कर रहे हैं और ऐसा काफ़ी सारे देशों के साथ में यहाँ पर ये पाकिस्तानी एजेंट कर रहे होते हैं, लड़की बनकर ये इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट आपको देखेंगे डीआरडीओ के, जिनका नाम है प्रदीप करोलकर, ये इस जाल में फंस गए, इसको समझ नहीं पाए, क्योंकि ये चैट्स रिलीज़ हो चुके हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल में चैट्स पब्लिश हुई हैं। आप ज़रा सर्च करोगे इमेजेस वाले सेक्शन में जाके तो आपको वो चैट्स दिखाई पड़ेंगी। तो 1600 पन्ने की जो चार्जशीट है वो अभी रेडी कर दी गई है। उसमें व्हाट्सएप चैट्स के बारे में देखने को मिला है कि किस तरीके से यहाँ पर इनके बीच में और पाकिस्तानी एजेंट के बीच में बातचीत होती थी। पाकिस्तानी एजेंट जिसने हनी ट्रैप में फंसा लिया था मीठी मीठी बातें बोलकर, और उन्हीं मीठी बातों का यूज़ करके इनको अपने जाल में फंसा लिया। ये भी उनके प्रेम में आ गए और प्रेम में आने के बाद में लड़की समझा, और लड़की समझने के बाद में प्रेम में आने के बाद में इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। अब आप कहोगे सुनी सुनी सी लग रही है न्यूज़, हाँ, आज से कुछ महीनों पहले ये न्यूज़ चर्चा में थी। मैं आपको बताऊं, इसकी शुरुआत पिछले साल जून 2022 में हुई थी। जून 2022 में इन्होंने इस पाकिस्तानी एजेंट से बात करनी शुरू की। इन्हें नहीं पता था कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, ठीक है, ये समझ रहे थे एक लड़की है उधर की साइड में। अब वो बातचीत ऐसे ही दिसंबर तक चलती रही, दिसंबर 2022 तक 6 महीने लगातार बातचीत चली। फरवरी 2023 में जाकर इनको समझ में आया कि ऐसा कुछ गड़बड़ लग रही है।
लेकिन इतने में पता चल चुका था डीआरडीओ के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिशियल्स हैं, उनको सबको पता चल चुका था कि कहीं ना कहीं डीआरडीओ की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो यहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं, वो लीक किए जा रहे हैं। देन फाइनली यहाँ पर इनको अरेस्ट किया जाता है। अब वापस से यहाँ पर जो पूरा चार्जशीट है वो रेडी हुआ है। अभी इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो और डिटेल से जारी है। अब चार्जशीट क्या रेडी हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उससे पहले समझ लो हनी ट्रैप का मतलब क्या होता है। देखो, हनी ट्रैपिंग का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को टारगेट बनाना और उसके साथ में एक रोमांटिक या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप को बनाते हुए उससे इन्फॉर्मेशंस को निकालने की कोशिश करना। तो खासकर जासूसी के पर्पज़ से इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारी जो लड़कियां हैं उनको ट्रेन किया जाता है इस प्रकार से हनी ट्रैपिंग करने में। अब वो लड़कियां पहले मीठी मीठी बातें करके एक इंसान को, और वो इंसान कोई ऑफिशियल होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक बड़े डिपार्टमेंट का हिस्सा होगा, तो उसको फंसाने के बाद में उससे इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश की जाती है। और दोस्तों, ऐसा कोई नया केस नहीं है, ऐसे केसेस आते रहते हैं। आप देखोगे विदेश मंत्रालय यानी कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, विदेश मंत्रालय का ड्राइवर भी यहाँ पर इसी प्रकार से एक पाकिस्तानी एजेंट के इसी हनी ट्रैप में फंस गया था। वहाँ पे दो लड़कियों ने मिलकर एक पूरा जाल बुना था और उससे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता था। आप इमेजिन करो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उस मंत्रालय का, विदेश मंत्रालय का एक ड्राइवर का आना जाना लगा रहता है ना, वो आता जाता रहता है, सारी चीज़ें उसको, या बहुत सी इन्फॉर्मेशंस, बहुत से सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस उसको पता होंगी, वो सब वहाँ पे वो शेयर करता रहता था। इसी प्रकार के इसरो के जो वैज्ञानिक है वो भी हनी ट्रैप में फंस गए थे। ऐसे केसेस लगातार निकल कर आ रहे हैं। और अब ये केस आया है प्रदीप कुरुलकर का, ठीक है, जिनके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो चार्जशीट जारी हुई है 1600 पन्नों की, उसके अंदर बताया गया है कि जो पाकिस्तानी एजेंट है उसने अपना जो नाम बता रखा है वो है ज़ारा दासगुप्ता। नाम भी थोड़ा अजीब सा है, ज़ारा दासगुप्ता। तो ज़ारा दासगुप्ता नाम की एक पाकिस्तानी खुफिया महिला एजेंट ने डीआरडीओ साइंटिस्ट इन प्रदीप कुरुलकर को अपने झांसे में फंसाया, और फंसाने के बाद में इनसे जो खुफिया डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है, भारत का जो मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में सारी जानकारी निकलवा ली। बिल्कुल ये चैट्स के अंदर सामने सामने दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से ये सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जो ATS है, दैट इज़ एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ठीक है। अब एंटी टेररिज्म स्क्वाड काफ़ी पॉपुलर स्क्वाड है महाराष्ट्र का। इन्होंने पिछले हफ्ते अदालत में, कोर्ट के अंदर में कुरुलकर के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की थी। पुणे में मौजूद जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब है, इसमें यहाँ पर जो प्रदीप कुरुलकर थे ये एक डायरेक्टर के तौर पर काम किया करते थे। अब पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक महिला से, कहीं ना कहीं एक महिला के प्यार में, और प्यार क्या, उसके झांसे में फंसकर खुफिया जानकारी लीक कर रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी। अब ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे कंफर्म होनी स्टार्ट हुई, उस कंफर्मेशन के बेसिस पर 3 मई को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जासूसी के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन रिपोर्ट्स के अंदर बताया जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से बात क्या कर रहे थे व्हाट्सएप के ज़रिए पर, और व्हाट्सएप पर न केवल वॉइस कॉल, वीडियो कॉल के थ्रू भी यहाँ पर अब बातचीत हुई है, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल्स के अंदर मेंशन किया जा रहा है। ज़ारा ने कुरुलकर को बताया था कि वह ब्रिटेन में रहती है। उस लड़की ने इनको बताया कि वो ब्रिटेन में रहती है, वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही है ना। लेकिन क्या हुआ, ऐसे इनकी बातचीत स्टार्ट हुई, बातचीत स्टार्ट होने में ये ज़ारा के जाल में फंसते चले गए, और जो देश का राज है, सीक्रेट्स हैं, वो यहाँ पर उगलते हुए चले गए। अब अगर हम जानकारियों की बात करेंगे तो इन डिटेल रिपोर्ट्स के अंदर में आप देखोगे तो कई सारी मिसाइल तो हैं, मिसाइल के साथ साथ डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में भी जो खुफिया जानकारी है वो इस ज़ारा ने निकलवा ली थी, ठीक है। पाकिस्तानी जो एजेंट है इसने ब्रह्मोस लॉन्चर, ड्रोन, UCV, अग्नि मिसाइल, उसके अलावा जो मिलिट्री सिस्टम है इसके बारे में भी जो काफ़ी सारे जो हथियार हैं उसके जो जानकारी है वो लगातार निकलवाने की कोशिश की, और फिर उसके बाद में जाकर ये अब मैटर सामने निकल कर आया है। तो ये पूरा का पूरा इशू आज के समय पर चल रहा है। अब देखो, बात यहाँ पर आती है कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की। जैसे हमारे देश में मान लो कोई हनी ट्रैप का मामला निकल कर आता है, तो हनी ट्रैप के मामले में किन किन धाराओं में एक व्यक्ति के खिलाफ FIR को दर्ज किया जा सकता है। तो उसको लेकर हमारे पास में जो IPC का सेक्शन है, दैट इज़ इंडियन पिनल कोड, IPC का सेक्शन 120 क्लॉज B, यहाँ पर बोला जाता है कि किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए की जाने वाली जो साजिश है, यानी कि एक कॉन्स्पिरेसी जो रची जाती है, उसके लिए ये धारा लगाई जाती है, ठीक है। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी रचता है तो सीधा उसको IPC सेक्शन 120 क्लॉज B के तहत कवर किया जाएगा। सज़ा यहाँ पे फांसी, उम्र कैद या फिर 2 साल की जेल भी हो सकती है। फिर उसके बाद में जो दूसरा सेक्शन है वो है IPC का ही सेक्शन 395। यहाँ पर डकैती या डकैती से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं उनमें ये वाली धारा लगाई जाती है। सज़ा 1 से 10 साल तक जेल या फिर आर्थिक दंड यानी कि फ़ाइन भी उसके ऊपर मारा जा सकता है।
देन आईपीसी सेक्शन 506, यहाँ पे जो आपराधिक धमकी जैसे मामले जो हैं और उससे रिलेटेड जो ब्लैकमेलिंग के इश्यूज़ होते हैं वो आईपीसी के इस वाली सेक्शन के तहत यहाँ पे देखे जाते हैं, या फिर आईपीसी की ये वाली धारा लगाई जाती है। इसमें जो भी अपराधी होगा उसको 2 साल तक जेल हो सकती है, प्लस यहाँ पे फ़ाइन या फिर दोनों ही किया जा सकता है, जेल और फाइन दोनों उसके ऊपर लागू किया जा सकता है। फिर उसके बाद में आईपीसी का सेक्शन 387, ये वसूली के लिए है, यानी कोई व्यक्ति यहाँ पर वसूली कर रहा है किसी से, है ना, उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है, इस प्रकार के कोई मामले जुड़े हुए हैं तो ये वाला सेक्शन जो है उसके ऊपर लागू होता है। यहाँ पे एक इंसान को 7 साल की जेल और उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर यहीं पर इसी से रिलेटेड एक और है आईपीसी सेक्शन 420 420, ये छल करना, किसी के साथ में बेईमानी करना, है ना, उसकी संपत्ति लेने की कोशिश करना छल से, तो उस प्रकार के मामले आईपीसी के सेक्शन 420 के तहत देखे जाते हैं। यहाँ पर भी 7 साल की सज़ा और जुर्माना आपको देखने को मिलेगा। अब जो भी अपराध होता है, अपराध के हिसाब से हमारा इंडियन पिनल कोड की जो अलग अलग धाराएं हैं उसके तहत केस को दर्ज किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर आपको पूरा का पूरा इशू देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आने वाले समय पर आपसे केस स्टडी के बेसिस पर या जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स के बेसिस पर यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो काफ़ी कुछ है इस आर्टिकल में समझने के लिए। आगे आते हैं, इसी के लिए आपको एथिक्स में इंटीग्रिटी का पार्ट पढ़ाया जाता है, ऑनेस्टी का पार्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि इंटीग्रिटी एक ऑफिसर के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर उस इंटीग्रिटी के अंदर कमी है, कोई ऑफिसर बेईमान है, तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए पाप हो सकता है। बिल्कुल ना, यहाँ पे आपको अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा जिसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के सेक्शन से प्लस जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको लिंक कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ डेटा मांगा है हमारी केंद्र सरकार से और हमारी राज्य सरकार से। तो किस चीज़ का लेकर डेटा मांगा है? जो लिंचिंग्स हुई हैं, स्पेशली जो मॉब लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग जहाँ पर भीड़ के थ्रू एक हिंसा कर दी जाती है, साथ में भीड़ इकट्ठी होती है और एक इंसान को अगर भीड़ को लगता है कि वो एक अपराधी है तो उस बेसिस पर यहाँ पर हिंसा कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है, जिसको हम लोग भीड़ तंत्र भी बोलते हैं। तो ये जो मॉब लिंचिंग है, मॉब लिंचिंग को लेकर क्या क्या एक्शन लिए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने, उन एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डेटा मांगा कि किस प्रकार से आपने काम किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से फोकस कर रहा है कि जो ये मॉब लिंचिंग है इसको कंट्रोल किया जाए, रोका जा सके। इवन 2018 जुलाई का जो जजमेंट था वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की कड़ी निंदा की थी और इसको एक हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी का करार दिया था और बोला था कि इसके लिए हमें एक स्पेशल लॉ और स्पेशल पनिशमेंट की आवश्यकता है अगर इस मॉब लिंचिंग को रोकना है तो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटा सा आर्टिकल है, इसमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल का जो बैकग्राउंड डेटा है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा डिटेलिंग्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि स्पेशली आपसे क्वेश्चन बन सकता है मॉब लिंचिंग को लेकर मेंस पर्सपेक्टिव से प्लस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो हर एक एस्पेक्ट्स को अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 प्लस जीएस पेपर नंबर 1 और जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स के लिए भी रेलेवेंट है। मॉब लिंचिंग क्या होती है? देखो, मॉब लिंचिंग एक ऐसी टर्म है जो यूज़ की जाती है भीड़ की हिंसा के लिए, जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग हैं। अब लग रहा है कि यहाँ पर उनको एक सामने दोषी दिखाई दे रहा है, पूरी भीड़ को। हो सकता है वो अफवाह कोई फैली हो उस दोषी के खिलाफ, एक व्यक्ति के खिलाफ कोई अफवाह फैली हो, उस अफवाह की वजह से जो भीड़ है उसको दोषी समझने लगी हो, या फिर यहाँ पर उन्होंने भीड़ ने कुछ देखा हो और वो उस दोषी को मान रहे हों, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन को दोषी समझ रहे हों। तो क्या होगा, वो जो भीड़ है वो इकट्ठा मिलकर उसको मारने लगती है और इतना मारते हैं कि इंसान की डेथ हो जाती है, जान चली जाती है। उसी को हम लोग मॉब लिंचिंग का नाम देते हैं। इवन यहाँ पे बोला जाता है कि जो ये मॉब लिंचिंग है ये एक ह्यूमन बॉडी के खिलाफ है, हमारी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए भी खिलाफ है। ठीक है, मॉब लिंचिंग ऐसा नहीं है केवल ह्यूमन बॉडी के लिए होती है, तोड़फोड़ भी काफ़ी ज़्यादा मचाई जाती है, जहाँ पे सरकारी प्रॉपर्टीज़ को तोड़ा जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को तोड़ा जाता है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ ये जो मॉब लिंचिंग करवाई जाती है या फिर ये मॉब लिंचिंग होती है, ये कहीं ना कहीं अपराध है पूरी तरह से। अब अगर भीड़ को लगता है कि एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, अब ऐसा हो नहीं सकता कि हाँ गलत किया हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि कोई अफवाह फैली हो या पॉसिबिलिटी है उस भीड़ को कोई गलत फहमी हो चुकी हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उस केसेस में जो भीड़ है वो समझती है कि अगर कोर्ट में कोई केस जाएगा तो कोर्ट में अटका रहेगा, लंबे समय तक चलेगा। इसके बजाय हम क्या करते हैं, भीड़ खुद सोचते हैं कि हम खुद पनिशमेंट देंगे और उसके बाद में वो सारे के सारे लॉज अपने हाथ में लेकर उस व्यक्ति को मारना पीटना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। अब मॉब लिंचिंग के पीछे के मेन कारण क्या हो सकता है? अगर आपसे पूछा जाए या आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी आप सामने बैठो, आपसे पूछा जाए कि मॉब लिंचिंग के केसेस कुछ देखने को मिले हैं, आप क्या समझते हो कि क्या कारण है मॉब लिंचिंग के बढ़ने के? तो पहला कारण लैक ऑफ स्पीडी जस्टिस, जो कि बिल्कुल सही भी है।
क्योंकि अगर आज भी कोई केस होता है, कोई मैटर होता है ना, तो कोर्ट में अगर वो केस जाता है तो लंबा खींचेगा, कई सालों तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके उस केस में किसी को न्याय मिलेगा। तो ये जो न्याय मिलना, इसकी जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगी एकदम से यहाँ पर। अब फिर इसी वजह से लोगों को लगने लगता है कि अगर हम लोग इसको कोर्ट कचहरी में खींचेंगे भी तो लंबे समय तक वो मामला ऐसे खिंचता रहेगा, वो इंसान फ्री घूमता रहेगा। तो पहला कारण तो ये हुआ, इस वजह से लोग सारे कानून को अपने हाथ में लेना सही समझने लगे। दूसरा जो यहाँ पर कारण है वो है इनएफिशिएंसी ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन है, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन कर रखना, उसकी जीवन की सुरक्षा करना, लोगों में एक यूनिटी को मेंटेन करके रखना। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इन लोगों के थ्रू जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। इनके थ्रू जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन एफिशिएंट तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से जो हेट क्राइम है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ता चले जा रहा है। अब मॉब लिंचिंग के भी अपने अपने प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में आप मॉब लिंचिंग को बांट सकते हो। तो जैसे पहला कम्युनल बेस्ड मॉब लिंचिंग होती है, ठीक है, रिलीजन के आधार पर। दूसरा विच क्राफ्ट, जादू टोना को लेकर कोई केस है तो। तीसरा फिर ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग यहाँ पर आपको पता होगा, ऑनर किलिंग वाला जो केस है वो परिवार और समाज के नाम पर की जाती है। ऑनर किलिंग यानी कि परिवार के अंदर भी मान लो किसी सदस्य को विशेष रूप से, यानी कि जो सबसे मेजोरिटी ऑफ केसेस आते हैं वो लड़की के निकल कर आते हैं, महिला के निकल कर आते हैं। तो महिला जो सदस्य है उसके जो सगे संबंधी हैं, वो सगे संबंधी जब महिला की हत्या कर दें, इसको मेनली यहाँ पर ऑनर किलिंग बोलते हैं। तो उस प्रकार की हत्याएं भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इस केसेस पे भी मॉब लिंचिंग हो जाती है अगर कोई ऐसा मैटर निकल कर आया है। या बोविन रिलेटेड इश्यूज़ जो हो गए यहाँ पे, यानी जो गौ हत्या वगैरह की जाती है उसके बेसिस पर भी मॉब लिंचिंग होने लगती है। या फिर कोई केस निकल कर आए चाइल्ड लिफ्टिंग का, बच्चे को कहीं पर उठा लिया गया है, उसको लेकर किसी के ऊपर शक है तो उसके ऊपर फिर अगेन वही अटैक हो सकता है। या फिर कोई चोरी का केस है, उस केसेस में भी मॉब लिंचिंग हो सकती है। तो कई सारे प्रकार आपको मॉब लिंचिंग के देखने को मिल जाते हैं। अब मॉब लिंचिंग से रिलेटेड कई सारे इश्यूज़, कई सारी प्रॉब्लम्स, समस्याएं जो भी कहो वो सब देखने को मिलता है। जैसे नंबर 1 प्रॉब्लम, क्या संविधान को अगर हम देखें मॉब लिंचिंग सही है? क्योंकि कुछ लोग समझेंगे कि हाँ बिल्कुल न्याय जल्दी नहीं मिल पा रहा है। ये सारे जो आपने पॉइंट सुना है, जो कारण सुना है, उसके बेसिस पर कुछ लोगों का माइंड ऐसा हो सकता है कि हाँ ये चीज़ सही है। लेकिन अगर हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर तो क्या मॉब लिंचिंग सही है? नहीं। मॉब लिंचिंग यहाँ पर एक ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन है। हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हमारे संविधान के थ्रू। आर्टिकल 21 जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है, आपको जीने का अधिकार देता है, लेकिन मॉब लिंचिंग वहीं पर इस आर्टिकल का सीधा सीधा वायलेशन कर देता है। इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स होते हैं, कभी कभी जो इक्वालिटी का राइट आपको मिला है, राइट टू इक्वालिटी, सभी लोग समान हैं, तो इस पर्टिकुलर राइट का भी वायलेशन कर देता है, इसका हनन कर देता है। ठीक है, इवन हमारे संविधान में जो भेदभाव है इसको रोकने की बात की गई है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की गई है। लेकिन क्या होता है, ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी कहीं ना कहीं वायलेट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 15 ये भेदभाव को कम करने की बात कर रहा है, ख़त्म करने की बात कर रहा है। लेकिन जो ये मॉब लिंचिंग है, ये मॉब लिंचिंग कहीं ना कहीं इन सभी आर्टिकल्स को वायलेट करती हुई, इनका हनन करती हुई नज़र आती है। समझ गए? प्लस यहाँ पे किसी भी कानून में मॉब लिंचिंग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मॉब लिंचिंग होना गलत है। अब इस मॉब लिंचिंग को कंट्रोल करने के लिए या रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या कदम उठाए गए हैं? देखो, हाल ही में जुलाई 2017 की बात है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक केस जाता है। केस का नाम है तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की कड़ी निंदा की है और यहाँ पे बोला है कि मॉब लिंचिंग जो है एक हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी, एक खतरनाक तरीका है यहाँ पर इस प्रकार से हिंसा करने का। और उसके बाद जो दूसरा कदम उठाया गया है वो है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि देखो, मॉब लिंचिंग से जो पीड़ित हैं, अब जिसको मार दिया गया है उसके परिवार वाले, जो पीड़ित लोग हैं उसके परिवार वालों को यहाँ पर थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड करवाया जाए, उनको, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए जिस भी परिवार वाले के सदस्य के साथ में ये मॉब लिंचिंग हुई है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मेंशन की गई। आज के समय में हमारे देश में टोटल 3 राज्य हैं जहाँ पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रॉपर कानून है कि अगर मॉब लिंचिंग हुई तो प्रॉपर इस कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? मणिपुर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। वैसे झारखंड भी था, झारखंड ने यहाँ पर एक पूरा बिल तैयार किया था, मॉब लिंचिंग बिल 2021, इसको पास किया लेकिन रिटर्न हो गया बिल। इस वजह से झारखंड अब इस कैटेगरी में नहीं आएगा। केवल 3 राज्य है, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, जिन्होंने यहाँ पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक प्रॉपर लॉ को तैयार किया। बाकी ये सरकारी स्टेप्स क्या है मॉब लिंचिंग को लेकर, मैंने आपको इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, कंपनसेशन स्कीम, ये बाकी सारी चीज़ें वो मैंने डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, तो ये अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल तो आपने पढ़ लिया, ऐसे मॉब लिंचिंग की न्यूज़ आती रहती हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड डेटा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, लॉज क्या बोलते हैं, है ना, ये पर्सपेक्टिव आपके पास में क्लियर होने चाहिए। आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान से सुनना।
इस चैनल को लेकर कुछ पेड ग्रुप भी स्टार्ट किए गए हैं, वो पेड ग्रुप चलाए जा रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से। तो उन पेड ग्रुप को अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उन पेड ग्रुप्स में आपको क्या मिलेगा, जो डेली करंट नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जैसे अभी मोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस किया, इसका जो बैकग्राउंड डेटा है वो आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे अभी हमने हनी ट्रैप के बारे में पढ़ा, उसको लेकर कंटेंट हो गया। प्लस ऐसे मैं आगे बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस करूँगा, उन सभी आर्टिकल्स के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करूँगा। वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी पर्टिकुलर पेड ग्रुप में मिल जाता है। और इस पेड ग्रुप में आपको हिंदी की पीडीएफ भी मिलती है, इंग्लिश की पीडीएफ भी मिलती है, प्लस यहाँ पर आपको ऑफिशियल जो पीडीएफ है वो भी मिल जाती है, और एज इट इज़ ग्रुप के अंदर पेस्टेड कंटेंट भी मिल जाता है। तो कई तरीके से आपको कंटेंट को मैनेज करने की जो ट्रिक है वहाँ पर दी गई है। आप आराम से कोई टॉपिक सर्च करना है जो कि बहुत पुराना है, 3-4 महीने पहले का है, लेकिन पता है कि आज वो न्यूज़ में आ चुका है। आप सोचोगे यार हमने तैयार किया था लेकिन अब ढूंढना पड़ेगा, पीडीएफ ढूंढनी पड़ेंगी पूरे महीनों की। ऐसा कुछ नहीं, आप सीधा यहाँ पे सर्च कर सकते हो उस टॉपिक को, आपके पास में वो टॉपिक निकल कर आ जाएगा, आप उसके बारे में डायरेक्टली पढ़ सकते हो। कहने का मतलब है ये जो ग्रुप है आपको बचा सकता है नोट्स बनाने से, जो आप हैवी नोट्स बना लेते हो। कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो उसको लेकर सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर वीडियो में बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। उस वीडियो को आप इसी चैनल पर देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक इस जो वीडियो है ना इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करोगे, वहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा पेड ग्रुप डेमो वीडियो। उसके नीचे जस्ट लिंक है, उस पर क्लिक करना, वीडियो आपको दिखेगा। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस को गैदर करने के बाद में आप यहाँ पे अपना डिसीजन ले सकते हो। और फिर उसके बाद में अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप का नंबर एक दिया गया है 8534873368। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने सीधा मैसेज करना है कि आप इंटरेस्टेड हो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। आपको एक वहाँ पे एक रिप्लाई आएगा, एक मैसेज आएगा, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएंगी, कैसे आपने पेमेंट करना और कैसे उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है। बाकी दोस्तों मैं जो हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। जो हमारा टारगेट है आज भी वो 5K प्लस लाइक्स का है, आप इतना तो कर ही सकते हो। बाकी आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, दीपा यादव एजुकेशन, जैसे ही लिखोगे आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट सेक्शन, एग्रीकल्चर सेक्शन, दोनों पर्सपेक्टिव से आप इसको लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र है, जिनका नाम है मनसुख मांडविया जी। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि 2025 तक जो यूरिया का इम्पोर्ट है उसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। यूरिया क्या है? यूरिया बेसिकली एक फर्टिलाइज़र है, खाद है, जिसका हम यूज़ करते हैं फसलों के अंदर में ताकि फसल बेहतर ग्रो कर सके, उसको हम एक प्रोटेक्शन दे सकें। इसलिए अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं। फर्टिलाइज़र बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे DAP डायमोनियम फॉस्फेट, MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश, इस प्रकार से एक यूरिया भी है। अब यूरिया थोड़ा सस्ता मिलता है, सबसे सस्ता इन फर्टिलाइज़र में यूरिया ही है, तो इसका यूज़ भी सबसे ज़्यादा होता है। अब एक पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र है जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है, फार्मर्स इसका उपयोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ज़्यादा यूज़ करने से भी आप कह सकते हो जो हमारी सॉइल की हेल्थ है, मिट्टी की हेल्थ है, उसका उपजाऊपना है वो ज़्यादा बेहतर नहीं रह पाएगा, लंबे समय से वो ख़राब होने लगेगा। तो उसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ नए कदम उठाए हैं, वो सब यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाया गया है। एक एक करके चीज़ों को हम समझेंगे। तो हमारे जो ये केमिकल मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, इन्होंने बोला है कि एक स्पेशल पैकेज तैयार किया गया है 3.7 लाख करोड़ रुपीज़ का। ये जो पैसा है ये हम लोग फार्मर्स के लिए लगाने वाले हैं, स्पेशली ताकि फार्मर्स अच्छे फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकें, और इवन फर्टिलाइज़र का जो ये इम्बैलेंस आज के समाज में हुआ है उस इम्बैलेंस को हम मेंटेन कर सकें। इनका कहना है कि देखो हमारी फसलों के अंदर या मिट्टी के अंदर जब भी आप किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हो तो उसका जो रेशियो है वो 4:2:1 का होना चाहिए। लेकिन ये 4:2:1 में क्या क्या होना चाहिए? इसमें बात की जा रही है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, NPK भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका जो रेशियो है 4:2:1 का होना चाहिए। लेकिन आज के समय पर हमारे देश में जो ये रेशियो है ये 8:3:1 का चल रहा है। समझ गए? नाइट्रोजन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है। उसके अलावा देन उसके बाद में पोटेशियम, देन उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते फॉस्फोरस, देन उसके बाद में पोटेशियम। ठीक है, तो जो रेशियो होना चाहिए उससे हम कई गुना आगे बढ़ चुके हैं, तो एक इम्बैलेंस हो चुका है। और इस इम्बैलेंस की वजह से हमारी जो मिट्टियाँ हैं, जो सॉइल है, वो लगातार डैमेज हो रही है, प्रोडक्शन इतनी अच्छी हो नहीं पाएगी। इसका सीधा इम्पैक्ट आने वाले समय पर हमारी हेल्थ के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, एनिमल हेल्थ के ऊपर, एनवायरमेंट हेल्थ के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इनका कहना है यहाँ पर यह है कि हमारी केंद्र सरकार अभी इसके ऊपर काम कर रही है। अभी हम धीरे धीरे नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब इन खाद वगैरह का, फर्टिलाइज़र वगैरह का, केमिकल्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाएगा।
लेकिन अभी नेचुरल फार्मिंग को पूरी तरह से लागू करने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये काम धीरे धीरे करना ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि इनका कहना यह है कि अगर हम तेज़ी से एकदम सडनली ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ जाएं, वो भी श्रीलंका की तरह, तो सिचुएशन श्रीलंका वाली हो जाएगी, हालत ख़राब हो जाएंगे हमारे। इस चक्कर में हम धीरे धीरे काम करेंगे और धीरे धीरे नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये है कि जो ये इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है, क्योंकि जो हम लोग यूरिया वाला फर्टिलाइज़र है, जो ये खाद है, इसको हम अपने देश में तो प्रोड्यूस करते ही करते हैं, लेकिन जितना प्रोड्यूस करते हैं वो सारे की खपत यानी सबका कंजम्पशन हमारे देश में हो जाता है। अब उसके बाद कंजम्पशन होने के बाद भी कमी पड़ जाती है। अब कमी पड़ जाती है तो पूरा कैसे करेंगे हम? इंपोर्ट करके। तो अलग अलग देशों से ढेर सारा यूरिया इंपोर्ट भी किया जाता है। तो 2025 तक हमारा टारगेट यह है कि हम यूरिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, वो कम कर दें। खासकर अलग अलग देशों के ऊपर, अलग अलग देशों से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर निर्भरता है वो ख़त्म कर दें। प्लस यहाँ पे यूरिया को हम रिप्लेस कर देंगे नैनो यूरिया से। तो यूरिया अलग है, नैनो यूरिया अलग है। तो आने वाले समय पर नैनो यूरिया से इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। नैनो यूरिया सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो भारत ने डेवलप किया है और आगे फार्मर्स को प्लस हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये होने वाला है। अब ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा हम और डिटेल में चलेंगे। मैं आप थोड़ा फैक्चुअल बेसिस पर बात करूंगा कि हमारे देश में फर्टिलाइज़र का ओवरऑल स्टेटस क्या है, प्लस ये नैनो यूरिया क्या है। ठीक है, तो पहले हम फर्टिलाइज़र के स्टेटस को डिस्कस करेंगे। तो भारत कितना खाद कंजम्पशन करता है? पिछले 10 सालों में इंडिया ने लगभग 500 लाख मैट्रिक टन्स के आसपास जो फर्टिलाइज़र है वो हर साल कंज्यूम किया है। हर साल इतना सारा जो फर्टिलाइज़र है वो यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और इन फर्टिलाइज़र में जैसे मैंने आपको बताया यूरिया सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। उसके अलावा यूरिया के अलावा जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो होता है MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, DAP, डायमोनियम फॉस्फेट, ये देखने को मिलेंगे। अब ये वैराइटीज़ थोड़ी सी महंगी होती हैं, कॉस्टलियर होती हैं, तो फार्मर्स इसका यूज़ ज़्यादा करते नहीं है। वो ज़्यादातर यूरिया को ही प्रेफर करते हैं, इनका यूज़ ज़्यादा हो नहीं पाता। तो सरकार ने कुछ कदम उठाए और बोला कि देखो यूरिया का जो यूज़ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इवन आप कह सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हो ही रहा है। उसके अलावा जो बाकी है, जैसे मिल्क इंडस्ट्री है, दूध में इसका मिलावट होने लगी, इसका यूज़ भरपूर मात्रा में बढ़ने लगा। तो जैसे दूध में मिलावट होने लगी या नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के बेसिस पर यूरिया का यूज़ होने लगा, तो इसके बेसिस पर सरकार ने क्या किया, यूरिया के ऊपर नीम की कोटिंग कर दी, हरे कलर की कोटिंग कर दी, नीम की कोटिंग हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर अब इसका नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ जो यूज़ हो रहा था वो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया। केवल और केवल हमारे खेती बाड़ी के अंदर यूरिया का आज के समय पर यूज़ हो रहा है। लेकिन फिर भी आप अगर 2018-19 और 2020-21 2018-19 और 2020-21 के बीच का डेटा देखोगे तो भारत ने जो इंपोर्ट किया है फर्टिलाइज़र, ये बढ़ता हुआ चला गया है। क्योंकि एक समय पर 2018-19 में हम केवल 18.84 मिलियन टन्स के आसपास इंपोर्ट किए थे इन फर्टिलाइज़र को, यूरिया को, और उसके बाद आप देखोगे 2020-21 में ये इंपोर्ट बढ़ गया 20.33 मिलियन टन्स के आसपास। ऑलमोस्ट 8% का इंक्रीमेंट नज़र आया इंपोर्ट के ऊपर। तो इंडिया इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से भारत ने यहाँ पर कोशिश की है एक नैनो यूरिया तैयार करने की, स्पेशली लिक्विड नैनो यूरिया। तो 2025 तक आने वाले कह सकते हो कुछ सालों बाद यहाँ पे हो सकता है हम लोग पूरी तरह से जो डिपेंडेंसी है अलग अलग देशों में वो ख़त्म कर सकें। क्यों? क्योंकि हमने नैनो यूरिया तैयार कर लिया है। नैनो यूरिया का जो टेस्ट वगैरह है वो सक्सेसफुली हो चुका है, रिसर्चेस वगैरह ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं। अब ये नैनो यूरिया क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। अब दोस्तों जो नॉर्मल यूरिया होता है वो इस प्रकार से दानेदार आपको देखने को मिलेगा, छोटे छोटे सफ़ेद कलर के, लेकिन अभी इसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो ग्रीन कलर की कोटिंग होने के बाद में ये हरा कलर का हो जाता है। तो इस पूरे यूरिया को अगर परचेज़ करना है तो पूरा बैग आता है 50 किलोग्राम का, 46, 45, 50 किलोग्राम का पूरा बैग आता है। अब इसी बैग को रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया, लिक्विड नैनो यूरिया बनाया। लिक्विड नैनो यूरिया में बेसिकली एक लिक्विड तैयार किया गया है जो कि यहाँ पे 500 ml की बोतल में आएगा। आधे लीटर की जो ये बोतल है यूरिया की, ये आधे लीटर की बोतल इस 50 किलोग्राम के बैग के बराबर है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, यानी 50 किलोग्राम का जो बैग है यूरिया का, उसको ये आधे लीटर की बोतल टक्कर दे सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला गया कि ये जो यूरिया है ये दुनिया का पहला नैनो यूरिया है हमारे फार्मर्स के लिए, जो कि इंडिया ने बनाया है, जिसका हम बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इवन आप देख पाओगे यहाँ पर आर्टिकल में इन केमिकल मिनिस्टर ने भी इस चीज़ के बारे में मेंशन किया है कि 500 ml की जो बॉटल है नैनो यूरिया की, ये हमारे 45 किलोग्राम के एक बैग को रिप्लेस कर सकती है। ये ताकत है इस नैनो यूरिया की, समझ गए। और अभी हमारे देश में जो पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट है वो उसका उद्घाटन भी हो चुका है। कहाँ पर? गुजरात के अंदर कालोल में। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये लोकेशन ध्यान रखनी है वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल। चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब अगले आर्टिकल में दोस्तों ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ।
राफेल स्कॉर्पिन जो हमारी सबमरीन्स होती हैं या फिर जेट इंजन का जो डेवलपमेंट है, इसको लेकर भारत फ्रांस के साथ में बातचीत करेगा। तो कहोगे आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बातचीत होने तो दो, थोड़ा रुक जाओ। अभी क्या है कि फ्रांस 14 जुलाई को अपना जो बेस्टिल डे है उसका सेलिब्रेशन करने वाला है, जो नेशनल डे ऑफ फ्रांस उसका सेलिब्रेशन करने वाला है। और ये बेस्टिल डे परेड होती है फ्रांस में हर साल 14 जुलाई को। तो इस परेड में इन्होंने अब की बार पीएम मोदी जी को इनवाइट किया है। तो पीएम मोदी विजिट करेंगे फ्रांस में अभी थोड़े दिनों बाद। तो जब ये विजिट करेंगे फ्रांस के अंदर में, तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। राफेल के ऊपर कुछ और सबमरीन्स परचेज करेंगे या फिर कुछ और फाइटर जेट इंजन्स हम साथ में मिलकर डेवलप करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडा होने वाले हैं जिसको लेकर इंडिया फ्रांस डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करना है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे पढ़ना नहीं है। अभी ये मीटिंग होने दो, थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद में हमारे पास में कंफर्म न्यूज़ आ जाएगी कि आखिरकार किस किस चीज़ को लेकर जो डिस्कशंस है वो हुए हैं। समझ गए। अब दोस्तों बात आती है इस बेस्टिल डे की, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी फ्रांस में 14 जुलाई को ये बेस्टिल डे परेड होने वाली है। ठीक है, तो ये बेस्टिल डे परेड हर साल फ्रांस में 14 जुलाई को होती है। इसको हम लोग 14 जुलाई मिलिट्री परेड के नाम से भी जानते हैं। इस परेड में जो फ्रेंच की मिलिट्री है, फ्रांस की जो मिलिट्री है वो यहाँ पे पूरा परेड करती है 14 जुलाई को। हर साल ये परेड मॉर्निंग में हो रही है और 1880 से 1880 से लगातार ये परेड आज तक जारी है। और बोला जा रहा है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरानी रेगुलर मिलिट्री परेड्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर हो रही है। जो दुनिया में सबसे पुरानी वाली परेड्स हैं उस वाली कैटेगरी में आती है, क्योंकि जो 14 जुलाई है ये बेसिकली एक एनिवर्सरी है ऑफ द स्टॉर्मिंग ऑफ द इनफेमस बैटल प्रिजन इन 1789। ठीक है, 1789 में जो ये बेस्टिल प्रिजन, तो बेस्टिल का जो तूफान आया था ना, जिसकी वजह से फ्रांस में एक क्रांति आई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सक्सेस के पीछे का एक टर्निंग पॉइंट था ये पॉइंट। ठीक है, तो उस चीज़ का सेलिब्रेशन होता है हर साल 14 जुलाई को, और इस दिन को हम लोग नेशनल डे ऑफ फ्रांस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसी दिन पर इसी परेड पर पीएम मोदी को इनवाइट किया है। देखते हैं वो जाएंगे तो क्या क्या डिस्कशंस यहाँ पे होंगे इस परेड को अटेंड करने के अलावा। आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल को भी आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन के साथ में लिंक कर सकते हो। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अगेन क्या मांगा है? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो हमारी सरकार है उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो मांगा है। किस चीज़ को लेकर? वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन को लेकर। जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं ना, नदियाँ हैं, झीलें हैं, पॉन्ड्स हैं, तो इनकी सुरक्षा को लेकर हमारी केंद्र सरकार का रिस्पॉन्स मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह बोला है कि हमारी वेटलैंड की जो संख्या है वो इम्प्रूव हुई है। 2 लाख से 2,31,000 के आसपास यहाँ पर जो संख्या है वो हो चुकी है। तो वेटलैंड्स हमारे देश में इंक्रीज़ हुए हैं। अब वेटलैंड ना एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इवन यहाँ पर जैसे फ्लड्स है, जैसे आज के समय पर पूरे नॉर्थ इंडिया में बाढ़ छाई हुई है, काफ़ी सारी जगह पर बाढ़ आपको आती हुई नज़र आएगी। जैसे हिमाचल में देखने को मिला होगा, हिमाचल के काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने देखे हैं, पंजाब के वीडियोज़ देखे हैं। मतलब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर है रियलिटी में, इतनी ज़्यादा भारी भरकम बाढ़ आई है वहाँ पर। तो उन बाढ़ से, जैसे हमारी बाढ़ जो होती हैं, उन बाढ़ से भी कह सकते हो नेचुरल तरीके से जो हमें एक प्रोटेक्शन दे सकता है वो वेटलैंड दे सकते हैं। ये वेटलैंड जो झीलें, नदियाँ हैं, ये काफ़ी सारा जो पानी अपने अंदर सोख सकते हैं, जिसकी वजह से जो बाढ़ है, बाढ़ से प्रोटेक्शन यहाँ पर ही दिलवा सकते हैं। दिल्ली में, केवल दिल्ली में लगभग 27 वेटलैंड्स आपको देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये वेटलैंड्स का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर सीधा का सीधा जो कूड़ा वगैरह है वो सब डंप किया जा रहा है, कूड़े का ढेर लगा दिया जा रहा है इन वेटलैंड्स के ऊपर में। ऐसे कई सारे वेटलैंड्स आपको इंपॉर्टेंट सिटीज़ के अंदर में देखने को मिल जाएंगे हमारे पूरे देश भर में। इसको लेकर हमारी केंद्र सरकार से बोला गया है कि आप प्रॉपर एक्शन क्यों नहीं लेते इनकी प्रोटेक्शन को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर। ठीक है, तो खैर यहाँ पर जैसे ये बात बोली गई सरकार से, तो सरकार को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल, जिनका नाम है ऐश्वर्या भाटी, इनका कहना यह है कि सर जो 2017 के अंदर में जो रूल्स थे, वेटलैंड रूल्स 2017, इसके तहत यहाँ पे क्या कर दिया गया, इस पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। अब ये केवल केंद्र सरकार के पास में पावर नहीं है वेटलैंड की सुरक्षा की, ये राज्य सरकारों के पास में भी पावर है। तो राज्य सरकारों को भी यहाँ पे काम करना होगा, केवल केंद्र सरकार यहाँ पर वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन अकेले नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये मैटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये तो आपने न्यूज़ पढ़ लिया, अब न्यूज़ से क्वेश्चन बनता नहीं है, तो इसके बेसिस पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, डिटेलिंग्स में जाना है और पढ़ना है वेटलैंड्स के बारे में। वेटलैंड्स क्या होते हैं, कैसे हमारे एनवायरनमेंट के लिए वेटलैंड्स काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। आओ मैं आपको डिटेल से बताता हूँ इसके बारे में। जब बात करते हैं वेटलैंड्स की, तो वेटलैंड्स यहाँ पे बात की जा रही है मार्शेस, रिवर, लेक, डेल्टास, ये सारे हमारे वेटलैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर 6% के आसपास वेटलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। हमारी पृथ्वी का 6% का जो एरिया है वो वेटलैंड से कवर हुआ है। लेकिन आप ये विश्वास करो कि उन 6% में
40% जितने भी प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ हैं हमारे पूरे अर्थ की वो पाई जाती हैं। तो हमारे जो वेटलैंड्स होते हैं, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनमें सबसे ज़्यादा एनिमल की स्पीशीज़, इनकी ब्रीड्स, प्लस यहाँ पर जो अलग अलग जानवरों की प्रजातियाँ, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ इन्हीं वेटलैंड्स में देखने को मिलती हैं। तो इन वेटलैंड का जो इंपॉर्टेंस, इनका जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। पहला महत्व किस चीज़ में देखने को मिलेगा? ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि जो वेटलैंड है ये क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो कि खतरनाक गैसेस हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको स्थिर बनाने में यहाँ पर इनका बहुत बड़ा रोल देखने को मिल जाता है। किनका? हमारी वेटलैंड्स का। वेटलैंड जो है ये फ्लड्स, जो हमारी बाढ़ वगैरह है, इसके डिज़ास्टर को भी थोड़ा कंट्रोल कर सकती हैं, हमारी कोस्ट लाइन्स को प्रोटेक्शन दे सकती हैं। कोई बाढ़ वगैरह आ रही है, उसका पानी काफ़ी सारा ये सोख सकती हैं अपने अंदर। दूसरा जो यहाँ पर एक सबसे बड़ा रोल है वो है कार्बन को अपने आप में एब्जॉर्ब करना। जो वेटलैंड्स है ना, ये बहुत सारा कार्बन अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि वेटलैंड में कई सारे प्लांट्स हैं, इन झीलों में कई सारे अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं। इनकी जो मिट्टी है उसके अंदर ये ताकत होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर सके। और इसी प्रकार से वेटलैंड में एक आता है पीटलैंड। पीटलैंड जो है ना, ये जो टर्म है पीटलैंड, ये बेसिकली एक मिट्टी को दिया गया है। पीट सॉइल एक प्रकार की मिट्टी है, और वो मिट्टी हमारे लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। मतलब आप कह सकते हो दुनिया का जितना भी लैंड सरफेस है, जो भी ज़मीन है, उसमें केवल 3% ये पीटलैंड्स पाए जाते हैं, लेकिन ये पीटलैंड्स अपने अंदर कार्बन को बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। एक जंगल जितना कार्बन स्टोर कर सकता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये जो मिट्टी है पीटलैंड, ये कार्बन को स्टोर कर सकती है, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है, डेंजरस गैसेस को यहाँ पर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो पीटलैंड्स यहाँ पे क्या होते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े कार्बन रिजर्व्स की कैटेगरी में भी रखे जाते हैं। इंडिया में पाए जाते हैं, तो लेकिन इसके खिलाफ क्या हो रहा है, यहाँ पर लगातार ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही है कि ये पीटलैंड्स बर्बाद हो रहा है। तो हमें एक इमीडिएट एक्शन लेना होगा इन पीटलैंड्स की प्रोटेक्शन को लेकर। समझ गए? अब बात आती है कि देखो, वेटलैंड्स हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एरिया हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होती हैं जो कि दूसरे देशों से उड़कर आती हैं, कुछ समय तक रहती हैं, फिर उसके बाद अपने जगह पर वापस चली जाती हैं। तो जैसे हमारी झीलें हैं, अलग अलग पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, तो वहाँ पर कई सारी अलग अलग जगह से, स्पेशली ऊपर से रशिया की साइड से कई सारी बर्ड्स आती हैं, उन झीलों पर रुकती हैं कुछ समय तक, रुकने के बाद में यहाँ पर वो अपनी जगह पर चली जाती हैं। तो बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। दूसरा यहाँ पे कल्चरल और टूरिज़्म इंपॉर्टेंस भी है। वेटलैंड्स को बहुत सारे लोगों को चिड़ियाँ देखना पसंद होता है, उनकी फ़ोटोग्राफी करना पसंद होता है, तो बहुत से लोग यहाँ पर इन लेक्स को घूमना पसंद करते हैं जहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। तो टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ पे लोग घूमने जाएंगे तो वहाँ पर पैसा खर्चेंगे, उस एरिया का जो इकॉनमी सेक्टर है वो इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। और ऐसी कई पॉपुलर लेक है इंडिया में। मणिपुर की लोकटक लेक के बारे में आपने सुना होगा। इसको यहाँ पर ईमा, मदर के नाम से ही बोला जाता है। उस लेक को जो लोकल पीपल हैं उसको मदर के नाम से भी जानते हैं। सिक्किम की एक पॉपुलर लेक है जिसको हम लोग बोलते हैं केचो पालरी लेक। ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है यहाँ पर कि लोगों की जो विश होती है वो पूरी हो जाती है उस लेक पर जाने से। प्लस जो नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल है, जैसे छठ पूजा की बात आपने सुनी होगी, छठ पूजा में भी यहाँ पर जो ये वेटलैंड है इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लस कश्मीर की डल लेक हो गई, हिमाचल प्रदेश की खजियार लेक हो गई, उसके बाद में उत्तराखंड की नैनीताल लेक हो गई, देन तमिलनाडु की कोडाईकनाल लेक हो गई। ये टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, उनको पसंद है यहाँ पर इन लेक्स को विजिट करना। ठीक है, तो अगेन वेटलैंड का इंपॉर्टेंस कैसे है। अब बात आती है थ्रेट्स की। ये जो वेटलैंड से कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय पर कई सारी जो थ्रेट्स हैं, कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हुए नजर आए। नंबर 1 प्रॉब्लम ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर हम रिपोर्ट देखें एक IPBES की, इसकी मतलब है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBES। तो इस पर्टिकुलर बॉडी के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने बोला है कि जो वेटलैंड्स हैं ये सबसे ज़्यादा खतरे में रहने वाले सिस्टम्स हैं। और क्यों? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। लगातार पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसकी वजह से वेटलैंड्स हमारे तबाह होते चले जा रहे हैं। दूसरा जो रीज़न वेटलैंड्स जो ख़त्म हो रहे हैं वो है अर्बनाइजेशन। लोग शहरों की तरफ तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारी जगह पर वेटलैंड्स को दबाकर उसके ऊपर ऑफिस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारी जगह पर ये हो रहा है। जो ये झीलें हैं इनको भर दिया जा रहा है, भरने के बाद में उसके ऊपर घर बनाए जा रहे हैं। तो अगेन ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से वेटलैंड्स हमारे खतरे में हैं। फिर क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही। क्लाइमेट चेंज लगातार टेम्परेचर बढ़ना, गर्मी का बढ़ना, तापमान का बढ़ना, जिसकी वजह से सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती हैं, हम अपने टेम्परेचर का एक अंदाज़ा लगा नहीं सकते। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो वेटलैंड्स है हमारी वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। जो इंसान है वो तेज़ी से इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं लगा रहा है, जिसकी वजह से जो नेचर है वो अपनी साइड से भी जवाब देना शुरू कर रहा है। समझ गए?
आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नव आएंगे वर्ल्ड पेज पर, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। अब वर्ल्ड पेज पर केवल और केवल एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपको वो ये वाला देखने को मिलेगा, सोलोमन आइलैंड। दोस्तों क्या करना है, मैप में आज जाकर सोलोमन आइलैंड को भी एक बार अच्छे से देख लेना है। सोलोमन आइलैंड पिछले साल से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। पॉसिबिलिटी है लोकेशन के बेसिस पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल से क्वेश्चन बन सके। तो सोलोमन आइलैंड से चाइना ने डील कर ली है पुलिस, इकॉनमी और टेक्नोलॉजी को लेकर। सोलोमन आइलैंड के जो लीडर्स हैं प्लस चाइना के जो लीडर्स हैं, दोनों ने मिलकर अपने रिलेशंस को, अपने संबंधों को और ज़्यादा एक्सपैंड बनाने का जो यहाँ पर बातचीत है वो की है, वो जो एक्शन है वो लिया है कि एक दूसरे के जो रिलेशंस वो इम्प्रूव होंगे। इसको लेकर यहाँ पे दोनों देशों ने अग्रीमेंट साइन कर लिया, पुलिस, इकोनॉमिक, टेक्निकल कोऑपरेशन को लेकर। इन तीनों ही सेक्टर्स में दोनों देश आपस में मिलकर काम करने वाले हैं। सोलोमन आइलैंड ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी सी दूरी पर है, अभी इसका मैं लोकेशन दिखाऊंगा। पता है सोलोमन आइलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है हमारे साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर में। इसके पीछे अमेरिका भी पड़ा हुआ है। अमेरिका ने पिछले साल अनाउंसमेंट किया था कि हम सोलोमन आइलैंड में अपना एक एम्बेसी को ओपन करेंगे। अभी पिछले साल इस सोलोमन आइलैंड पर काफ़ी बवाल भी हो गया था, मतलब 7 लाख लोगों की आबादी का ये पूरा आइलैंड, यहाँ पे इतनी हिंसाएं हुई, इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ों में आग लगा दी गई थी। क्यों? क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ा रहा था, जो कि लोगों को पसंद नहीं था। लेकिन बट अभी आप देख सकते हो बीच में सोलोमन आइलैंड के जो वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं प्लस चाइना है, इनके बीच में छुपके बातचीत चली है, बहुत सारी सीक्रेटली बातचीत चली है ना। आज सामने यहाँ पर निकल कर आता है कि यहाँ सोलोमन आइलैंड और चाइना दोनों मिलकर कई सारे एग्रीमेंट्स को साइन कर चुके हैं। और इस एग्रीमेंट को साइन करते ही जो चिंताएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चाहे आप बात कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, चाहे बात कर सकते हो यूएसए के लिए, चाहे बात कर सकते हो इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा जो इम्पॉर्टेंट एरिया है उसको कैप्चर करता हुआ नजर आएगा साउथ पैसिफिक रीजन में। एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन जहां पर चाइना का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, चाइना का कोई रोल नहीं था, वहां पर चाइना आकर बैठ जाएगा सीधा सीधा, या फिर अपना जो मिलिट्री मूवमेंट है वो भी वो कर सकता है उस पर्टिकुलर रीजन में। अगर मैं आपको सोलोमन आइलैंड मैप में दिखाऊं तो उस प्रकार से आपको ये नज़र आएगा। ठीक है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आएगा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनिया, यहीं पर पास में ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पास में आपको सोलोमन आइलैंड नज़र आएगा जिसकी कैपिटल है होनियारा। ठीक है, ये आपको आइलैंड देखने को मिलेंगे। ये सोलोमन आइलैंड हमारा एशिया का ये जो साउथ पैसिफिक रीजन है ये मेलेनेशिया में आता है। किस में? मेलेनेशिया में। ठीक है, अब छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर 3-4 भागों में बटे हुए, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया। तो मेलेनेशिया में हमारा सोलोमन आइलैंड्स आते हैं, छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पास में है। ठीक है, इधर एशिया हो गया, इधर इंडिया देखने को मिलेगा, ऊपर जाओगे चाइना देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं क्योंकि हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। तो यूएसए ने पिछले साल अनाउंसमेंट किया था कि यूएसए यहाँ पर एक एम्बेसी को ओपन करेगा। चाइना उधर से कोशिश कर रहा है सोलोमन आइलैंड में कदम रखने की, तो चाइना इसमें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ नजर आया है। तो सोलोमन आइलैंड मेलेनेशिया के अंदर स्थित यहाँ पर एक नेशन है। ठीक है, इसके आसपास पपुआ न्यू गिनिया है, प्लस यहाँ पे सोलोमन आइलैंड में पता 990 आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड 990 आइलैंड्स हैं। इसकी कैपिटल होनियारा है। ठीक है, सोलोमन आइलैंड्स जो मेलेनेशियन पीपल है यहाँ पर वो रहते हैं, एटलीस्ट 30,000 ईयर से यहाँ पर जो लोग हैं वो रहते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा ये जो आइलैंड्स यहाँ पर कई सारे वॉल्केनिक इश्यूज़ भी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक रीजन इंपॉर्टेंट है जहाँ पर चाइना की कोशिश है कि अब यहाँ पे साउथ पैसिफिक रीजन के अंदर भी अपना रिप्रेजेंटेशन, अपनी मिलिट्री को वो बढ़ा सकें। ठीक है, चलो आगे आते हैं और चलते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। नंबर 1 ग्लोबल साउथ और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ग्लोबल साउथ की चर्चा लगातार हो रही है, काफ़ी एडिटोरियल हमने डिस्कस किया जहाँ पे राइटर बात करते हैं कि इंडिया को ग्लोबल साउथ का जो मुद्दा है वो उठाना चाहिए, ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठानी चाहिए। तो क्या है पर्टिकुलर इशू वो डिस्कस करेंगे, ग्लोबल साउथ इसमें इंडिया कैसे रोल प्ले कर सकता है। फिर उसके बाद में दूसरा एडिटोरियल यहाँ पर बात करता है नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग पैलिएटिव केयर। जो पैलिएटिव केयर है ये क्या होता है, कैसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रति पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं, इसको और मजबूत करने की क्या ज़रूरत है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारे पास में एक और एडिटोरियल है जो कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करता है, वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस वाले आर्टिकल को देख लेते हैं। जो ये ग्लोबल साउथ है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझाया गया। दोस्तों जब बात करते हैं ग्लोबल साउथ की, तो मान लो यहाँ पर हमने एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। अब इस वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करते हैं अगर हम कुछ कंट्रीज़ को बनाएं, जैसे यहाँ पर ऊपर आपको नॉर्थ अमेरिका, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, ये नीचे ऊपर नॉर्थ अमेरिका हो गया, उसके बाद में इधर पूरा यूरोप हो गया, इधर यहाँ पर रशिया हो गया। ठीक है, नीचे आप देख पाओगे तो साउथ में इधर साउथ अमेरिका हो गया, ये पूरा यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बराबर यहाँ पर ये एशिया हो गया।
एशिया में ऊपर यहाँ पर नॉर्थ एशिया हो गया, इधर यहाँ पर आप देख पाओगे हमारा साउथ एशिया हो गया। और इसी साउथ एशिया के अंदर में आपको चाइना देखने को मिलेगा, इंडिया देखने को मिलेगा, कुछ और कंट्रीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछे ग्लोबल साउथ क्या है, तो आप ये कहोगे जितना वर्ड से समझ में आ रहा है कि हमारे पूरे दुनिया का जो नीचे सदर्न वाला पोर्शन है वो ग्लोबल साउथ कहलाएगा। ऐसा नहीं है। ग्लोबल साउथ क्या होता है वो टर्म आज आपको क्लियर हो जाएगी। प्लस जो ये हमारा पूरा का पूरा नॉर्थर्न वाला रीजन है, जो हमारा ग्लोबल नॉर्थ है, इस ग्लोबल नॉर्थ के कंपैरिजन में हमारा ग्लोबल साउथ थोड़ा सा पीछे रह गया है। तो उस पर्टिकुलर ग्लोबल साउथ के लिए भारत क्या कर सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारा ग्लोबल साउथ फेस कर रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं। ठीक है। तो जो हमारे देश हैं ग्लोबल साउथ के अंदर में, इनके ऊपर ज़्यादातर देशों के ऊपर में अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा है, कॉलोनियल रूल यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है वो देश जहाँ पर जो इकॉनमी है उनकी वो डेवलपिंग है या लेस डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है। ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्लोबल साउथ में वो देश आते हैं जो जिनकी इकॉनमी डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलप्ड है। ठीक है। 2030 तक यहाँ पर बोला जा रहा है ग्लोबल साउथ काफ़ी बड़ा एरिया बनकर निकलने वाला है, उभर कर बनने वाला है। तो 2030 तक अगर हमारी देश की 3-4 बड़ी इकॉनमीज़ होंगी तो उसमें ग्लोबल साउथ की इकॉनमी होंगी, जैसे चाइना, इंडिया, यूएसए हमारा नॉर्थ का हो गया, लेकिन इंडोनेशिया भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो 3-4 सबसे बड़ी इकॉनमीज़ ग्लोबल साउथ से निकल कर आएंगी आने वाले समय पर, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब क्या है पूरा पर्टिकुलर मैटर, आओ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, अब यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो नीचे। ठीक है। तो जो इंडिया का रोल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं एग्जैक्ट ग्लोबल साउथ क्या है। आपके पास में कुछ लिखने के लिए आए, पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हो। जो ये टर्म है ग्लोबल साउथ, ये यहाँ पर स्टार्ट होता है और ये उन देशों को दिया जाता है जिन देशों में प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, है ना, वो थोड़े से पिछड़े देश थे। इवन यहाँ पर इसमें जो देश हैं वो ज़्यादातर एशिया के हैं, अफ्रीका के हैं और साउथ अमेरिका के हैं। उसके अलावा जो ग्लोबल नॉर्थ है, ग्लोबल नॉर्थ थोड़ा सा रिचर का सेक्शन माना गया है। ग्लोबल नॉर्थ यानी कि दुनिया का जो नदर्न सेक्शन है, जहाँ पे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, रशिया, ये सारे देश हैं, थोड़े से अमीर हैं। ठीक है, थोड़ा से अमीर हैं। जबकि ग्लोबल साउथ थोड़ा सी पुअर कंट्रीज़ वहाँ पर देखने को मिलती हैं, गरीब देश देखने को मिलते हैं। तो ग्लोबल नॉर्थ में आपके कुछ देश आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल यूएस, कनाडा, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं। कहें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हाँ ये भी ग्लोबल नॉर्थ में, क्योंकि अच्छे कंट्रीज़ हैं, अमीर हैं, रिच हैं। ठीक है। ग्लोबल साउथ में आपके जैसे आप कह सकते हो, बता ही चुका हूँ, एशिया के कुछ देश आ गए, है ना, उसके बाद अफ्रीका के कुछ देश आ गए। तो ग्लोबल साउथ के अंदर में जो हमारा इंपॉर्टेंस है ग्लोबल साउथ का, वो है कि ग्लोबल साउथ सबसे बड़ा पॉपुलेशन को होल्ड करता है दुनिया में। पूरे दुनिया की नदर्न रीजन में इतनी जनसंख्या नहीं है जितने सदर्न रीजन में। सदर्न पोर्शन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कल्चर बहुत सारा है। प्लस सदर्न पॉपुलेशन में जैसे पूरा अफ्रीका आ गया, साउथ अमेरिका आ गया, इंडिया आ गया, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ग्लोबल साउथ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे आप समझ चुके हो कि ग्लोबल इश्यूज़, जैसे कि मतलब ग्लोबल साउथ जो टर्म दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि दुनिया में जो सबसे बड़े इशू हैं, गरीबी का, इनइक्वालिटी का, क्लाइमेट चेंज का, उसको टैकल किया जा सके। क्योंकि ग्लोबल साउथ में वो देश हैं जो कि खासकर अभी प्रॉपरली डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हैं। अब हुआ क्या है कि इस पूरे के पूरे ग्लोबल साउथ में कई सारे इश्यूज़, कई सारी जो समस्याएं वो देखने को मिली हैं। नंबर 1 समस्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानताएं। बहुत सारे देश ऐसे ग्लोबल साउथ में देखने को मिलेंगे जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कह सकते हो वहाँ पे कोई प्रॉपर डेवलपमेंट वगैरह नहीं नज़र आएगा, प्रॉपर सपोर्ट वहाँ पे नहीं नज़र आएगा। जैसे अफ्रीकन कई सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर काफ़ी विवाद देखने को मिलेगा। दूसरा जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल साउथ में। कई सारे देशों में, फॉर एग्जांपल अगेन अफ्रीका का एग्जांपल ले सकते हैं, कई सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है ना, वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी रुक नहीं पाती है, अस्थिरता देखने को मिलेगी बहुत सारे देशों में, है ना, जिसके चक्कर में वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या है वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे देश ऐसे हैं ग्लोबल साउथ के अंदर में जहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जैसे रोड्स, बंदरगाह, पावर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है। प्रॉपरली यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज़ को लेकर देखने को मिलेगा नहीं, और इसकी वजह से यहाँ पे ग्लोबल साउथ में जो इन्वेस्टमेंट है बाहर से वो ज़्यादा बढ़िया आता नहीं है, और इन्वेस्टमेंट नहीं आता, इसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक समस्या है। फिर एक और समस्या है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज तो ग्लोबल साउथ का पूरे दुनिया भर के लिए चिंता वाला विषय है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से गरीबी और ज़्यादा बढ़ रही है। जो नए नए चैलेंजेस हैं हमारे डेवलपमेंट के अंदर में, वो नए नए जो चैलेंजेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
फिर उसके बाद में एक और चैलेंज है, एक और समस्या है, वो है लिमिटेड ह्यूमन कैपेसिटी। ग्लोबल साउथ में जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे उन ह्यूमंस के पास में ज़्यादा स्किल्स नहीं है। स्किल वाले पर्सन्स थोड़े कम आपको देखने को मिलेंगे, एजुकेशन की थोड़ी कमी है ग्लोबल साउथ में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये जो स्किल्ड पर्सन की कमी है, एजुकेशन की कमी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल साउथ में जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। ये आपने इश्यूज़ के बारे में कुछ यहाँ पे जो समस्या है वो समझी हैं। अब बात आई चैलेंजेस के बारे में कि ग्लोबल साउथ का डेवलपमेंट जब हम कर रहे हैं, इसके विकास के ऊपर जोर देते हैं, तो इसमें क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने निकल कर आते हैं। सबसे पहला इशू ऑफ ग्रीन फंड। देखो, जब ग्लोबल साउथ थोड़ा पीछे है, यानी कि वहाँ पे प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है, तो पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है? ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है नॉर्थ सेक्शन से। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, उधर यूएसए है, ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। तो जो दुनिया भर में ग्लोबल एमिशंस हो रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़े जिम्मेदार वही देश हैं। लेकिन क्या होता है, इनका भुगतान इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को फेस करना पड़ता है। इसका असर सीधा, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो इसका असर सीधा हमारे ऊपर हो रहा है, साउथ के अंदर जो प्रेजेंट कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है ना, एक चैलेंज ये भी है कि जब बोला जाता है कि इनसे, यानी ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है लगातार पोल्यूशन कर रही हैं, इनसे बोला जाता है कि भाई आप कुछ फंड रिलीज़ करो, ग्रीन एनर्जी फंड रिलीज़ करो, ताकि ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। तो ये लोग ये वाला जो फंड है उसको भी रिलीज़ नहीं करते हैं, वो प्रॉपर पैसा भी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो पहला चैलेंज आपको ये देखने को मिलेगा, इसकी वजह से ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है ग्लोबल साउथ। दूसरा जो रीज़न है वो है चाइना का इंटरफेरेंस। चाइना का इंटरफेरेंस ग्लोबल साउथ में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। चाइना ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा फैला दिया है दुनिया भर में, और अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में प्रॉब्लम ये है कि चाइना बहुत सारा लोन दे देकर कंट्रीज़ को अपने झांसे में फंसा चुका है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम यही है, क्या ये दोनों कंट्रीज़ के लिए, यानी चाइना ने जिस कंट्री से ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अग्रीमेंट किया है, क्या दोनों को फ़ायदा होगा या फिर केवल चाइना को फ़ायदा होगा? लेकिन हमें लगता है कि चाइना काफ़ी प्रॉफिट कमाने वाला है इस BRI वाले प्रोजेक्ट से। फिर तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है नॉर्थ इंटरफेरेंस इन साउथ। जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं उनका काफ़ी बड़ा इंटरफेरेंस भी होता है सदर्न कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा आज के समय पर डेवलप नहीं हो पाए हैं। चाहे आप मिलिट्री पॉलिटिकल पावर देख लो, कई बार यहाँ पर यूज़ की जाती हैं, है ना, जिसका भुगतान यहाँ पे ग्लोबल साउथ को पूरी तरह से करना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे आप कह सकते हो लैक ऑफ कैपेबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज। हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर मात्रा में है नहीं, और ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल साउथ के लिए। हमारे देश के पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चैलेंज है हमारे आगे डेवलपमेंट के लिए। फिर कोविड-19 का असर काफ़ी ज़्यादा पड़ गया। कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगे थे, इकॉनमी वगैरह डाउन हो गई थी इन देशों की, इवन दुनिया भर के अंदर में लॉकडाउन्स लग चुके थे। इसकी चक्कर में ग्लोबल साउथ ने थोड़ा ज़्यादा फेस किया है, ग्लोबल साउथ वापस से पीछे हो गया है। ठीक है, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लो, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लोगे तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना में कोविड-19 के बाद में इतने ज़्यादा बुरे हाल हुए हैं कि जो महंगाई है वो अपने उच्च स्तर पर है। आज के समय पर बवाल चल रहा है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना के अलावा इजिप्ट हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये वो देश हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा फेस किया है। इनकी इकॉनमीज़ पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ चुकी हैं इनकी इकॉनमी की। ठीक है, कोविड-19 की वजह से स्पेशली। तो अगेन ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंज आपको ग्लोबल साउथ में देखने को मिलेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हो गए। बाकी इश्यूज़ क्या क्या हैं वो मैंने आपको, समस्या क्या है प्लस डेवलपमेंट के पीछे चुनौतियाँ क्या हैं वो भी हमने समझा। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या है, जो हमारे राइटर हैं जॉर्ज हेनी, इनके वे फॉरवर्ड क्या हैं, यानी कि क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन, नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म को दोनों को बैलेंस करना। इंडिया को ज़रूरत है कि इंडिया यहाँ पे अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करे इस पूरे के पूरे ग्लोबल ऑर्डर को मॉडर्नाइज करने में, मैनेज करने में। इंडिया एक ऐसा देश है जो कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकता है, क्योंकि बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन के मामले से भी प्लस इकॉनमी के मामले से भी। तो हम यहाँ पर पूरे ग्लोबल साउथ का आवाज़ बन सकते हैं, वॉइस बन सकते हैं, और हम पूरे ग्लोबल साउथ को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ग्लोबल साउथ में हमें क्या करना पड़ेगा, जो सॉल्यूशंस हैं, जो उपाय हैं, सिंपल सॉल्यूशंस, उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होगा। सिंपल सॉल्यूशंस जिसको हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें। तो इस प्रकार के अप्रोच का यूज़ करके जो बड़े बड़े चैलेंजेस और चुनौतियां हैं उससे ओवरकम किया जा सकता है, चाहे वो पॉवर्टी हो प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो। इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना होगा, सिंपल सॉल्यूशंस को लेकर आने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद में जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, है ना, उनका जो ट्रस्ट है उसको रीगेन करने की आवश्यकता है। जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं, जहाँ पर ज़्यादा अच्छी आय नहीं है, वो प्रॉपर तेज़ी से यहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट की मांग करती हैं।
और इंडिया को यहाँ पे कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज़, अगर हम ग्लोबल साउथ की बात भी करें तो काफ़ी सारी जो लो इनकम कंट्रीज़ है वो इंडिया को अपना लीडर मानने को तैयार भी हैं। काफ़ी कंट्रीज़ मानती हैं कि हाँ बिल्कुल, जैसे स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वो मानती हैं कि इंडिया जो है आवाज़ उठाएगा पूरे ग्लोबल साउथ की। क्योंकि अब की बार आपको पता है सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो G20 का पूरा मीटिंग है वो इंडिया के हाथ में है। तो G20 की प्रेसिडेंसीशिप पूरे साल की भारत के हाथ में। भारत इस बार यहाँ पे ये पूरा ग्लोबल साउथ का मुद्दा उठा सकता है। ग्लोबल साउथ की जितनी भी चिंताएं हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, व्यापार को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, ये पर्टिकुलर इश्यूज़ यहाँ पर उठाए जा सकते हैं G20 समिट्स के अंदर में। ठीक है, यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स उठाए जा सकते हैं जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें, गरीबी को कम कर सकें। समझ गए? तो ये यहाँ पर चीज़ हो गई। अब क्या है, आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो आपका इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत ध्यान से आपने चीज़ों को सुनना है क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आपने पूरा आर्टिकल अच्छे से सुन लिया तो एक अच्छा सा आंसर आप लिख पाओगे। क्वेश्चन क्या है, कंसिडरिंग द चैलेंजेस, जो ये चुनौतियाँ हैं इनको ध्यान में रखते हुए, व्हाट काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी अप्रोच कैन इंडिया एडॉप्ट फॉर ग्लोबल साउथ। ठीक है, यानी इन चुनौतियों को, ग्लोबल साउथ में जो चुनौतियाँ हैं, पहले चुनौतियाँ मेंशन करनी है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं जो मैंने आपको बताया, उनको ध्यान में रखते हुए भारत पूरे ग्लोबल साउथ के लिए किस किस प्रकार की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो यहाँ पर लेकर चल सकता है, किन किन पॉलिसीज़ को अपना सकता है, ताकि ग्लोबल साउथ को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन, वहाँ का प्रॉपर डेवलपमेंट किया जा सके। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। एक बार हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। तो चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत ग्लोबल साउथ के लिए किस प्रकार की विदेश नीति का दृष्टिकोण अपना सकता है, आपने समझाना है 250 शब्दों में। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप चल रहा है, आप भी ज़रूर से हिस्सा बने। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल यहाँ पर संतोष कुमार दास, उसके अलावा सिद्धार्थ आर ने लिखा है, और यहाँ पे इन्होंने बात की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मशीनरीज़ के बारे में। जिस तरीके से, जैसे चैट जीपीटी के बारे में आपने सुना होगा, नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं, इसका इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या अच्छा इम्पैक्ट है या बुरा इम्पैक्ट है, दोनों ही एस्पेक्ट में यहाँ पे हमारे राइटर्स ने डिस्कशन किया है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल मैंने आपके स्क्रीन पर लगा दिया है। बहुत ध्यान से मेरे साथ में चीज़ों को सुनना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बाद में आप अगर रीड करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। देखो, बोला जा रहा है यहाँ पे, जो हमारे राइटर ये बोलते हैं कि हमारे दुनिया भर में जो मशीन्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। हमारे ज़िंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है वो तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगा। ठीक है, बड़े बड़े जो टफेस्ट एग्जामिनेशंस हैं आप उनको पास कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। जैसे रिसेंटली चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया। चैट जीपीटी में आप कुछ भी कर सकते हो। चैट जीपीटी बेसिकली एक ऐसा वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, इवन आपके रसोई के अंदर में, आपके किचन में जो भी 4-5 चीज़ें हैं प्रेजेंट हैं, आप वो सारी फ़ोटो डाल दो उसकी, या फिर सारा सामान लिख दो, तो चैट जीपीटी बता देगा कि आप उससे क्या बना सकते हो। तो चैट जीपीटी काफ़ी बड़ी चीज़ जो कि पिछले कुछ समय पर लगातार न्यूज़, मैंने बहुत डिस्कशन किया चैट जीपीटी को लेकर, बहुत आर्टिकल्स पढ़ाए, याद होगा आपको। फिर उसका दूसरा यहाँ पे आप देख पाओगे, अब ट्विटर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ट्विटर की तरह ही यहाँ पर इंस्टाग्राम आ चुका है। मतलब इंस्टाग्राम तो पहले से था, इंस्टाग्राम ने अपना थ्रेड स्टार्ट कर दिया है ना। इंस्टाग्राम ने ट्विटर की तरह अपना जो थ्रेड है वो स्टार्ट कर दिया, जिसको कई सारे लोग आज के समय पर चला रहे हैं। मैंने भी यहाँ पर कल थ्रेड पर अकाउंट बनाया है। ठीक है, वो इंस्टाग्राम से ही लिंक है। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर जाओगे तो वहाँ पर आपको प्रोफाइल पर ही थ्रेड का अकाउंट भी देखने को मिलेगा। अब बोला ये जा रहा है कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। सबसे पहले यहाँ पर राइटर ने पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में चर्चा की है कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडॉप्ट करेंगे। तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर हम देखें अलग अलग रिपोर्ट्स के बेसिस पर। तो कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, MIT के जो इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि कहीं ना कहीं इससे, इस मशीनरी से, नई नई टेक्नोलॉजी से जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हुई है।
लोगों का काम करने का तरीका इंप्रूव हो चुका है, सर्विसेज बहुत तेज़ हो चुकी हैं इस पर्टिकुलर सर्विसेज की वजह से। तो एक तरफ क्वेश्चन ये भी उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या ये एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर सकता है? हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, ये एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। भाई चैट जीपीटी आ चुका है, आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मांग सकते हो, चैट बॉट बन चुका है। ठीक है, आप ऑनलाइन यहाँ पर कंपनी से बातचीत कर रहे हो तो वहाँ पे पीछे जो बंदा बैठकर रिप्लाई दे रहा होता है आपको, वो बंदे को हटाया जा सकता है, आप ऑटोमेटिकली वो सिस्टम को लगा सकते हो। तो लोगों की नौकरी खा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन यहाँ पर राइटर का कहना यह है कि कुछ रिपोर्ट्स में, कुछ क्या बहुत सारे रिपोर्ट्स में पब्लिश हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को रिप्लेस नहीं करेगा, केवल उन्हीं लोगों को रिप्लेस करेगा जिनके पास में स्किल्स नहीं है। तो अपने आप को रोज़ आपको कुछ ना कुछ करना है, रोज़ अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, क्योंकि किसी इंसान के पास में अगर कोई स्किल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाने वाला है। उसके अलावा रिसेंटली एक सर्वे हुआ है जो लिंक्डइन के एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर मतलब उनका सर्वे हुआ टॉप 50 कंपनीज है जो अमेरिका की, उन टॉप 50 कंपनीज़ का सर्वे करते हुए ये बताया कि 70% इम्प्रूवमेंट हुआ है इन सभी कंपनीज़ के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की वजह से वो कंपनी फास्टर, स्मार्टर, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो चुकी हैं। ये बात यहाँ पर इस सर्वे के अंदर पता चली है। प्लस इस प्रकार की जो रिसर्चेस हैं वो बहुत सारे रिपोर्ट्स का जो सोर्स है यहाँ पर राइटर ने इंक्लूड किया है, दुनिया भर की कई सारी रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, एक स्टडी हुई है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के थ्रू, और उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि दुनिया भर की जो जीडीपी है 2030 तक अगर वो जीडीपी हमारी ग्रो करती है, सपोज़ यहाँ पर 15.7 ट्रिलियन के आसपास हो सकती है दुनिया भर की जो जीडीपी है, 14% का जो ग्रोथ देखने को मिलेगा जीडीपी में, वो केवल और केवल टेक्नोलॉजी की वजह से देखने को मिलेगा, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से देखने को मिलेगा जिसका आज के समय पर हम यूज़ कर रहे हैं। इवन 2023 तक दुनिया भर की जीडीपी $60 ट्रिलियन तक की हो सकती है, और इसके पीछे का भी रीज़न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो ये कई सारे रिपोर्ट्स में अलग अलग एस्पेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, राइटर ने सभी रिपोर्ट्स के बारे में यहाँ पर बताया। दूसरी तरफ यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर खतरनाक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताएं कि बिल्कुल देखो, हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो फ़ायदे बहुत सारे हैं, अब नुकसान भी यहाँ पर आपको इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के देखने को मिलेंगे। सबसे पहला नुकसान है लेबर रिप्लेसमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं सीधा सीधा लेबर को रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, आज के समय पर बहुत सारे जो रिसर्च पेपर हैं जिसका टाइटल है रोबोट्स एंड जॉब्स, ये बेसिकली एक रिपोर्ट आई है, उसने ये बताया है कि कई सारी जगह पर जो रोबोट का एडॉप्शन है वो स्टार्ट कर दिया गया है। रोबोट आज के समय पर काम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा वेटर की जगह रोबोट स्टार्ट हो चुके हैं। कई सारी जो कंपनीज़ हैं, कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं अलग अलग विदेशों में, वहाँ पे बात की जा रही है। तो उसका नेगेटिव इफेक्ट सीधा वर्कर्स के ऊपर पड़ रहा है। चाहे रेस्टोरेंट्स की बात कर लो, होटल्स की बात कर लो, वहाँ सभी जगह पर लोगों की जगह रोबोट्स का यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो लेबर का शेयर है वो कम होगा, लोगों को रोज़गार कम मिलेगा, लोगों को कोई मजदूरी नहीं मिल रही होगी। तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, ऐसे वर्कर जिनका एजुकेशन लेवल ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका एजुकेशन ज़्यादा बढ़िया नहीं है, उन सब के ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर यूएस के अंदर में जो वेज इनइक्वालिटी है, और अगर ऐसे चलता रहा तो इससे क्या होगा, जो मजदूरी को लेकर असमानताएं हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेंगी। तो प्रॉब्लम्स तो हैं डेफिनेटली, क्योंकि हमें जो रोबोट्स का डायरेक्टली जो यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ठीक है, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस प्रकार से एक ह्यूमन को रिप्लेस करके सीधा रोबोट का यूज़ करने लगोगे तो सीधा सीधा उसका इम्पैक्ट एक पर्टिकुलर इकॉनमी के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया है, ये बोला है कि अगर लेबर शेयर और उनकी मजदूरियाँ कम होती हैं तो सीधा इम्पैक्ट उस देश के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे इनइक्वालिटी, असमानताएं और ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाएंगी। जो सोसाइटी का कल्याण है, सोशल वेलफेयर है, आप वो कर ही नहीं रहे होंगे। ऐसे यहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस रिपोर्ट, एक और रिपोर्ट, कई मैं जैसे बोला ना, बहुत सारी रिपोर्ट, 50 रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर आर्टिकल बताया गया। इन्होंने भी ये बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, कंपटीशन को बढ़ा सकता है बहुत ज़्यादा। टेक्नोलॉजी जो है वो उसको, उसके अंदर में लोगों के बीच में और टेक्नोलॉजी के बीच में एक बहुत बड़ा सेपरेशन क्रिएट कर सकता है, लोगों को पीछे छोड़ सकता है, जिस प्रकार से आज के समय पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो गार्जियंस जो है, गार्जियन की रिपोर्ट भी आती है, उन्होंने भी यहाँ पर बोला कि बिल्कुल ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक हाईली डिसरप्टिव है, इससे जो मिडिल क्लास और वाइट कलर जॉब्स हैं इनके ऊपर सीधा सीधा असर पड़ सकता है।
लो पेड जॉब्स जो हैं, है ना, फैक्ट्री फ्लोर जॉब्स जो आपको देखने को मिल जाएगी फैक्ट्रीज़ के अंदर में, सीधा सीधा उनके ऊपर असर पड़ेगा। नई नई मशीन से लगाई जा रही हैं जो सीधा यहाँ पर एक बटन दबाओ काम स्टार्ट कर देती हैं। पहले लोगों के थ्रू किया जा रहा था वो काम, बट आज के समय पर चीज़ें पूरी तरह से चेंज हो चुकी हैं पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे सीधा सीधा असर पड़ेगा लेबर मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी है, वो तेज़ी से बढ़ती हुई चली जाएगी अगर इसी प्रकार से इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा तो। अब राइटर बोलते हैं भारत के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या अवसर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नज़र आएंगी। देखो, इंडिया जो कि आज के समय पर सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, हमें यहाँ पर दोनों ही एस्पेक्ट्स को देखकर चलना होगा, ठीक है, कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में, ठीक है। और नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर देना होगा कि कैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन के एम्प्लॉयमेंट पर, रोज़गार पर असर पड़ सकता है। और उसके बाद रिसर्च करने के बाद अच्छी तरीके से हमें इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडॉप्ट करना होगा। ऐसी जगह पर एडॉप्ट नहीं करना होगा जहाँ पर किसी इंसान का रोज़गार छीना जा सके। ऐसी जगह पर रिपोर्ट करना होगा जहाँ पर रोज़गार भी ना छीने, प्लस यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी लेवल और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। समझ गए। तो PwC रिपोर्ट ने यहाँ पर सजेस्ट किया है कि जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक गेन आपको देखने को मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो तभी देखने को मिलेगा जब आप फोकस करोगे चीज़ों के ऊपर। यानी भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम लोग एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में। लोगों को और ज़्यादा एजुकेट किया जाए इस चीज़ के बारे में, और ज़्यादा यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, जिससे ये पर्टिकुलर मामला और ज़्यादा आसान हो जाए, हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस उठा सकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो हमें लोगों को एजुकेट करना होगा, इन चैलेंजेस के बारे में समझाना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे काम कर सकता है। आप ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पर इसको लेकर प्रोवाइड करवा सकते हो। तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय पर रियलिटी, आप उसको नकार नहीं सकते। दुनिया भर की कंट्रीज़ यहाँ पर इसको अपना रही हैं, तो आपको आज नहीं तो कल अपनाना पड़ेगा, लेकिन अपने तरीके से लेटेस्ट टूल के साथ में लोगों को एजुकेट करके। लेकिन बिल्कुल रोबोट्स को आपने नो बोलना है, यानी कि रोबोट्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि रोबोट्स सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर इंसान को रिप्लेस कर सकता है, ये बिल्कुल रियलिटी है, ठीक है। तो रोबोट्स का यूज़ ना करके हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का किस तरीके से बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर एक मेजर ध्यान रखा जा सकता है। समझ गए। आगे आता है। तो ये था हमारा कंप्लीट एडिटोरियल। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। पॉसिबल हुआ तो कल मैं इसके ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं, फिलहाल आगे आते हैं। नाउ जो हमारा अगला एडिटोरियल है कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है जो पैलिएटिव केयर होता है। पहली चीज़ तो दोस्तों ये समझो कि पैलिएटिव केयर मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको यही बताऊँगा, ठीक है। पैलिएटिव केयर मतलब ये होता है, जो ये वर्ड है पैलिएट, इसका मतलब होता है किसी का दर्द को कम करना। दर्द कैसा भी हो सकता है, फिजिकल, इमोशनल पेन हो सकता है, तो उसको कम करना, उसके सफरिंग्स को कम करना, ये यहाँ पर पैलिएटिव होता है। तो ये पैलिएटिव एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर हमारा मेन मकसद होता है एक पेशेंट की, एक मरीज़ की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करना, उसके ज़िंदगी को थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर बना देना, उसके इमोशनल या फिजिकल पेन को कम करके, ठीक है। उसका पेन का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, दूसरी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये हमारा पैलिएटिव केयर होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ का इम्प्रूवमेंट के ऊपर मेन फोकस करना। तो ये पैलिएटिव केयर आज के समय में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के केसेस में कमज़ोर पड़ चुका है। तो हमें इस पैलिएटिव केयर को और ज़्यादा मजबूत करना होगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया में जो पैलिएटिव केयर है ये काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुका है, क्योंकि स्पेशली टर्शरी हेल्थ केयर में अवेलेबल है। टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स वो होते हैं जो कि काफ़ी एडवांस होता है, जहाँ पर एडवांस बीमारियों का, जैसे कैंसर जैसी बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है। तो जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, गांव वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये पैलिएटिव केयर इतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, केवल शहरों में थोड़ा बहुत प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा। तो हमें पैलिएटिव केयर को लेकर कुछ ना कुछ करना होगा। हमारे पास में जो एक पर्टिकुलर स्कीम है, आपको पता होगा, NPNCD, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रोकने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लाया गया था। इसका नाम अभी हमने बदला है, आपको पता है, पहले इसका नाम NPCD-CS हुआ करता था, अब इसका नाम बदलकर NPNCD कर दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम को, इस प्रोग्राम को 2010 में लेकर आया गया था, ताकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम ठीक कर सकें। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, जो कि यहाँ पर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है, वो वाली बीमारियाँ हैं। तो उसको लेकर एक पैलिएटिव केयर देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं किया गया है, बट अब से यहाँ पर इसके ऊपर एक प्रॉपर फोकस किया जाएगा, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। समझ गए। तो ये यहाँ पर डेटा है कुछ, अभी मैं आपको अलग से बताता हूँ। पैलिएटिव केयर आपको समझ में आ गया। बाकी जो सरकार का जो ये स्कीम है
NP-NCD मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले ये जो NP-NCD स्कीम है इसका नाम NP-CDCS हुआ करता था, यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक। क्योंकि कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ये सारी की सारी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की कैटेगरी में आती हैं, तो उसको कंट्रोल करने का ये प्रोग्राम है, इसके ऊपर नाम रखा गया था। लेकिन इसका नाम बाद में बदल कर सीधा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ रख दिया गया कि जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसको कंट्रोल, उसको रोकने के लिए कि एक प्रोग्राम है, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो NCD यहाँ पर इसका नाम है अब NP-NCD, ध्यान रखना। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है, और ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। इसको नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया पूरे देश भर में। 2010 में इसको लागू किया गया था ताकि हम लोग थोड़ा सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर फोकस कर सकें। सवाल यह है कि सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपकी हार्ट डिजीज़ हो गई, हृदय से रिलेटेड, स्ट्रोक हो गए, कैंसर हो गए, डायबिटीज़ हो गया, लंग डिजीज़ हो गया, ये सारी की सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। दुनिया में 70% जो मौतें होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से यहाँ पर होती हुई नज़र आती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? आपका हेल्थ, आपका जो ज़रिया है रहने का, वो तरीका है जो रहने का, वो कोई इंसान तंबाकू का यूज़ कर रहा है उससे कैंसर हो सकता है, या फिर कोई अल्कोहल का यूज़ कर रहा है उससे उसका लीवर ख़राब हो सकता है। अनहेल्दी डाइट हो गई किसी की, चिकनाई ज़्यादा खा रहा है, उससे यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अगेन उसके बॉडी का वेट बढ़ सकता है, ब्लड शुगर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है, जो आपका रहने का तरीका है, अगर आप इस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल में जी रहे हो जो मैंने आपको बताया है, तो इसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ शरीर में होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते क्या क्या हैं वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। दुनिया में हर 10 में से 7 लोगों की जान जा रही है इसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से। इंडिया में भी कई सारे केसेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि अनहेल्दी डाइट, एक्सरसाइज ना करना, तंबाकू, अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल। इसमें भी अगेन ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट खास चीज़ें हैं नहीं, जो भी था वो मैंने आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस किया। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन ये था कि जो माइक्रोबीड्स हैं, जो छोटे छोटे प्लास्टिक्स हैं, उनको एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया जाए तो क्यों ये एक सबसे बड़ा चिंता वाला विषय बन जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये जो माइक्रोबीड्स हैं, छोटे प्लास्टिक्स हैं, ये हमारे मैरीन इकोसिस्टम्स के लिए, हमारे समुद्र के लिए, प्लस रिवर्स के लिए, पॉन्ड्स के लिए, लेक के लिए, झीलों के लिए, सबके लिए खतरनाक माना जाता है। क्योंकि माइक्रोबीड्स जो हैं, जो छोटे प्लास्टिक्स हैं, बहुत छोटे साइज़ के, बहुत छोटे सॉलिड मैन्युफैक्चर प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि 5 mm से भी छोटे होते हैं। ये पानी में कभी डिग्रेड नहीं होते, कभी डिज़ोल्व नहीं होते, पानी को और ज़्यादा दूषित कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।